मैं अनु ग्रेवाल एमआर इंटरनेशनल स्कूल की 11वीं कक्षा की छात्रा आज आप सबको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। दोस्तों, तब की बात है जब 2005 में इंडिया के एक लेजेंड स्विट्जरलैंड गए थे। 26 मई 2005 को वे स्विट्जरलैंड पहुंचे। स्विट्जरलैंड से लौटने के बाद स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने उनकी याद और उनके सम्मान में 26 मई को साइंस डे घोषित कर दिया। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं हमारे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में बात कर रही हूँ और आज मैं आपको एपीजे अब्दुल कलाम जी के जीवन के बारे में बताऊंगी। एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर के एक छोटे से गांव धनुषकुडी में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था, जहां उनके पिता एक छोटी सी नाव चलाया करते थे, जिससे उनके परिवार को 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। उनके परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु एपीजे अब्दुल कलाम को बचपन से ही पढ़ाई और लिखाई का बहुत शौक था। गरीब होने के बावजूद उनके परिवार ने उनकी पढ़ाई में पूरी सहायता की। एपीजे अब्दुल कलाम स्कूल जाने से पहले अखबार बेचा करते थे ताकि वे अपनी पढ़ाई का खर्च उठा सके। उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते थे, परंतु वे मेहनती बच्चों में से एक थे। वे हर वक्त कुछ नया सीखना चाहते थे और घंटों घंटों तक पढ़ाई किया करते थे। वे बचपन से ही इंडियन आर्म फोर्सेस के पायलट बनना चाहते थे। स्कूली शिक्षा समाप्त करते ही उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत एरोस्पेस इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। ये किस्सा है उस वक्त का जब वे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे थे। उस वक्त वो एक सीनियर क्लास कॉलेज के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उस प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस को लेकर उनके डीन उनसे बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम से कहा कि अगर उन्होंने 3 दिन के अंदर ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो वे उनकी स्कॉलरशिप कैंसिल करवा देंगे। यह बात सुनकर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत घबरा गए और उन्होंने दिन रात मेहनत करके 3 दिन के अंदर वह प्रोजेक्ट पूरा किया। ये देखकर उनके डीएम बहुत खुश हुए और उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम से कहा कि तुम में वो काबिलियत है, लेकिन मैं देखना चाहता था कि तुम में मुश्किल वक्त से लड़ने की क्षमता है या नहीं। कॉलेज खत्म होने के बाद जब एपीजे अब्दुल कलाम ने इंडियन आर्म फोर्सेस में फाइटर पायलट की जॉब के लिए अप्लाई किया तो सिर्फ 8 वैकेंसीज ओपन थी और बदकिस्मती से एपीजे अब्दुल कलाम का 9वां नंबर आया और वे सिलेक्ट नहीं हो पाए। उसके बाद उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ज्वाइन की, जहां वे एक छोटे से होलोक्राफ्ट डिजाइन किया करते थे। परंतु डीआरडीओ में वे अपनी नौकरी से खुश नहीं थे क्योंकि यहां उन्हें कुछ नया सीखने को नहीं मिलता था। तभी उनकी मुलाकात हमारे इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई जी से हुई। उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम की मेहनत और हर वक्त कुछ नया सीखने की चाह बहुत पसंद आई और उनका ट्रांसफर डीआरडीओ से इसरो में हो गया। इसरो में एपीजे अब्दुल कलाम इंडिया के सबसे पहले सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च SLV-3 रोहिणी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। उसके बाद उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट इनिशिएट किए। 1980s में पृथ्वी मिसाइल सक्सेसफुली लॉन्च करने के बाद नासा ने उन्हें जॉब ऑफर करने की कोशिश की, परंतु एपीजे अब्दुल कलाम ने उसे ठुकरा दिया। पृथ्वी मिसाइल्स के सक्सेसफुली लॉन्च होने के बाद इंडियन कैबिनेट के तहत रिसर्च के लिए 3.88 बिलियन रुपीस के फंड्स अलॉट किए गए, जिसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी टीम के साथ मिलकर अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग जैसे कई बड़े मिसाइल्स लॉन्च किए। उनकी लीडरशिप के अंडर इंडिया को सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब उन्होंने सीक्रेटली सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स को टेस्ट करके इंडिया को पूरे दुनिया के सामने न्यूक्लियर पावर घोषित कर दिया, जिसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से बुलाया गया। 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम इंडिया के 11वें राष्ट्रपति बने। एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत ज्यादा खुददारी थी और इसी खुददारी ने आज पूरी दुनिया को उनसे प्यार करने पर मजबूर कर दिया। उनके पास कोई जायदाद नहीं थी सिवाय अपनी किताबों के, पर अपनी कहानी से और अपने कामों से ये मिसाइल मैन पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गए। एपीजे अब्दुल कलाम की इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर किसी काम को बड़ी शिद्दत से किया जाए तो एक ना एक दिन हम उसमें जरूर कामयाब होते हैं। धन्यवाद।